आज हम पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, और वहाँ कैंटीन में ऐसे ही कुछ खाने पीने के लिए हम आए थे। तो मुझे लगा कुछ होनहार विद्यार्थी इसके बाहर खड़े आपस में मजाक कर रहे थे, तो मैंने भी हिम्मत की कि युवा वर्ग से जुड़ा जाए, और मैंने इनको इस बात के लिए मनाया है कि आज का युवा क्या सोचता है प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य के बारे में। कोई विशेष मुद्दा हम डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं। बेटा नाम बताएंगे आप अपना? चिराग है सर। चिराग नाम है आपका। क्या नाम है गुड़िया? आगे से आ जाए बेटा, शर्मा मत है। अंजलि है, चंचल, प्रीति। चलो भाई, अंजलि, चंचल, प्रीति और चिराग के साथ हम 2-4 मिनट बात करेंगे। आप तो केमिस्ट्री बता रहे थे? यस सर। अच्छा, क्या केमिस्ट्री पास आउट हो गए? नाउ व्हाट डू यू वांट, क्या करोगे? नेट वगैरह की तैयारी। डू यू नो हरियाणा में कितने केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं? अरे बेटा, ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहे हो। पिछले 5 साल में सरकार ने कितने एमएससी केमिस्ट्री को लेक्चरर लगाया है, आपको मालूम है? इतनी नॉलेज नहीं है। आपको मालूम है कितनी केमिस्ट्री में पीएचडी आज हरियाणा के अंदर हैं जो जॉब के लिए आपके आगे खड़े होंगे? मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी फील्ड में जाने से पहले कोई पहलवान मैदान में उतरता है तो उससे पहले उसे पता होना चाहिए मैं किसके साथ लड़ाई लड़ने वाला हूँ। आप एमएससी करके नेट कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, इंटेलिजेंट है तो करना भी चाहिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी को आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा। लेकिन ऐसा मौका आपको मिल भी पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में अवेयर हों। तो जस्ट गो थ्रू द डाटा कि हरियाणा के अंदर जो हमारा HPSC है उसने कितना इस तरह का सिलेक्शन पिछले 5 साल में 4 साल में किया है, कितना प्राइवेट कॉलेजेस में है, कितनी सीटें खाली हैं, हमारे क्या प्रोस्पेक्टस हैं। आप नेट करोगे तो साल तो लगेगा ही उसमें, है ना। और कुछ लोग PhD करके भी उसमें आए हुए हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो नेट और PhD हैं इनके अलग अलग नंबर हैं। जब आप एग्ज़ाम दोगे ना नेट क्लियर करने के बाद, तो जब इंटरव्यू होगा उसमें एकेडमिक के नंबर हैं, आपका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है भाई, MA के इसके MSc के इतने नंबर हैं, PhD के इतने नंबर हैं, पेपर पास कर रखे हैं आपने, रिसर्च पेपर छपे हैं उनके नंबर अलग हैं। उस तरह से मेरिट बनेगी, तब आपका नंबर उसमें आएगा। तो जो लोग PhD किए हुए नेट में हमारे से आगे होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। और बहुत सारी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री और ज़्यादा बात करना आपको बोरिंग लगेगा। मैं चाहता हूँ आज का जो परिप्रेक्ष्य है, हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा नौकरी नहीं मिली तो व्हाट इज द अदर वे आउट, क्या करेंगे आप? थोड़ा आगे करने भाई, आवाज ना आए तो हैं। सर फिर तो बिजनेस ही बचा है। तो क्या आपने कुछ ऐसा सोचा, क्या बिजनेस कर सकते हैं हम? कोई शौक है या मतलब परफेक्ट नेचुरल है जो? हाँ, साइड बिजनेस आप तभी करोगे ना जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा। आपने सोचा कुछ ऐसा? सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं स्टूडेंट को, कोचिंग कोचिंग दे सकते हैं, स्कूल में कॉलेज में सारी जगह हम हाँ। ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिला के फिर हम वही जॉब पर आ गए। स्कूल में तो जो भी करोगे, आपको पता है प्राइवेट स्कूल क्या देते हैं आजकल? देते तो कुछ नहीं है पर 10,000 रुपये बेटे, सोच कर देखो। आज आप एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो वो भी 100 रुपये की 80 रुपये की बोतल है। 10,000 में हम परिवार पालेंगे, ये सोच कर भी है। और कितने साल से लग रहे हो पढ़ने, किसी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन के बाद सांस ही नहीं लेने दिया है। और केमिस्ट्री से आगे मुश्किल नहीं कुछ, भाई साइंस सब्जेक्ट का बच्चा है। इवन हेल्थ के बेस पर भी हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी ये सोच है। चलो जी, ये तो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आज से खासतौर पर छात्राओं से कि जैसे दिल्ली में धरना प्रदर्शन वगैरह हमारे खिलाड़ियों का हो रहा है, उन खिलाड़ियों का जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको नहीं लगता उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है? तो क्या हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हाँ सर, हाँ सर हो रहा है बस, जिस दिन हमारे साथ होगा उस दिन करेंगे हम? आवाज उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी चाहिए ना, हमें सोचना चाहिए। हम भड़का नहीं रही है, लेकिन जिसका दिमाग है उसके दिमाग में ये प्रश्न उठता है, आज किसी और की बेटी है, कल हम होंगे या हमारी बेटियां होंगी। हाँ, तो सरकार को इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते वो गलत है या ठीक है, पर हम ये कहते हैं कि बात हर एक की सुनी जानी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ऐसे हालत में, एक यूथ को क्या करना चाहिए? सर फिलहाल के लिए तो यही पॉसिबल होगा कि हम आवाज़ उठाएं ताकि गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन ले उनके अकॉर्डिंग। हाँ? अगर हम उनको हौसला देंगे, उनके साथ रहेंगे, तभी गवर्नमेंट कुछ करेगी। हाँ, हिम्मत हमारा बढ़ाने का फर्ज बनता है। कोई भी ठीक चीज़ है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते वो गलत है ठीक है, पर हम ये ज़रूर कहें कि भाई जो ठीक है वो होना चाहिए, जांच उसकी होनी चाहिए। गलत है उसके साथ आप उसको प्रताड़ित करें, और जो ठीक है उसको न्याय मिले। अच्छा, अभी पीछे से आपने देखा था, पता नहीं आपके दिमाग में बात आई नहीं, सरकार ने MBBS के छात्रों की फीस 40 लाख
रुपये हाँ। आम उसके लिए करती थी। क्या उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा फीस किसी आम बच्चे के लिए? सरकार कहती है कि जी हम इतना पैसा लगाते हैं तो कुछ सर्विस भी करनी चाहिए। और आप एक तरफ देखोगे हमारे जो एमबीबीएस के वे छात्र हैं वो सड़कों में घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं 40 लाख का बॉन्ड भरो, तो इससे आपको तकलीफ नहीं होती? बाउंड भी लगा दी वैसे तो। अब वो बॉन्ड का मतलब यही है कि भाई या तो आप नौकरी करो या हाँ। 40 लाख रुपए दो। हाँ। अब एक गरीब आदमी जो बेचारा इतनी सारी फीस दे के एमबीबीएस बना है, वो 40 लाख कहाँ से देगा? 20 लाख भी नहीं दे सकता वो तो। सर वो तो जितना 40 लाख तो पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा है ना। और हमारे जो एमबीबीएस के छात्र थे मरे मरे बेचारे 25-25 किलो की लड़कियां रात को वहाँ बैठी थी सिर्फ इसलिए कि हमारी फीस इतनी ज़्यादा ना होनी चाहिए। तो ये बात हमारे सामने आने वाली है ना। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पार्टी की सरकार है, पर इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आम आदमी क्या हो रहा है। वो बेचारा, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, सारा दिन लगी रहती हैं, पर पैसे तो नहीं है इतने। एक आम इंसान 40 लाख रुपए आप सोच कर देखो, जिसके पास 2 बच्चे हैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा? है टैलेंटेड लोग। फिर अगर ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे, पैसे दे देंगे जो डॉक्टर बनेंगे, जिसके बाप का नर्सिंग होम है और वो डॉक्टर बनेगा, वो कोई आपका वेलफेयर थोड़ा करेगा। वो 700-800 हज़ार। आपने सुना होगा अभी कोरोना में क्या हाल किया लोगों का, कि बाहर बोर्ड लगा दिए कि ये बेड चाहिए तो आपको 80 हज़ार रुपये जमा करा दीजिए, ये बेड चाहिए तो 2 लाख रुपये जमा करा दीजिए। कितना ज़्यादा है। वैक्सीन भी अलग अलग रेटों पे दी गई है। वैक्सीन भी अलग अलग है, कितना कितना। और वैक्सीन तो अपनी देश में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वैक्सीन का कोई पैसा किसी से लिया गया हो। हम 60 साल के हैं तो यहाँ पर वो लगाते थे वैक्सीनेशन का, और अभी भी छोटे बच्चों का आप देखोगे BCG कभी कोई पैसा नहीं दिया जाता। और इस बार पैसे भी लिए गए, और आप अमीर हैं तो ज़्यादा ले लिए, वो तो कम ले लिए, बोर्ड लगा दिए भाई वैक्सीन ना दे के हमारा कुछ ऐसा महाकल्याण कर दिया होगा। तो बतौर युवा हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। वो तो गवर्नमेंट का काम था, उनको सेव करना। तो उसको भी आप उसका भी चार्ज क्यों किया गया है? उसका भी चार्ज दिया जा रहा है। तो मैं ये हमेशा हम इस बात की मैं चिंता करता हूँ कि जब तक हमारा युवा वर्ग इस बारे में नहीं सोचेगा ना, कोई बदलने वाला नहीं है। पॉलिटिशियन आज एक है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, सबकी सोच वही की वही रहेगी। तो आपको आपका क्या भविष्य दिखाई देगा ऐसे में? वैसे इतनी देर से मैं ही जोर लगा रहा हूँ, तुम बोल के नहीं देते। नहीं, देश को सुधारने के लिए तो कदम तो रखने पड़ेंगे। हाँ। एक ना तो 2 साथ ऐसे तो जुटते जाएंगे हमें अपनी सारे बात तो सारे। रखनी आनी चाहिए ना। भाई आपके पास चलो न्यूज प्रिंट मीडिया नहीं है, आपके पास आप नेशनल टीवी बनिए, अरे भाई आपके पास यूट्यूब है, इंस्टा है, टिंडर है, पता नहीं क्या क्या है, वहाँ जाकर आप बात को तो कहो, और सोशल मीडिया पे अपनी बात तो कहो। जो भी आप सोचते हैं उसमें हो सकता है हमारे विचार की चीज़ मिलना चाहते हैं, और अपने विचार तो घर के होने चाहिए ना। अगर हमारे आइडियाज अच्छे लगेंगे तो लोग भी हमारे साथ हैं। क्यों मस्ती कर रहे हो? ये फ़ोन पे देखते हैं भाई, मेरे वीडियो हैं उस पर, और मेरे ख्याल से 1 लाख से उनमें वीडियो अच्छे लगते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है? काफी देर से देख रहा हूँ सर, लेकिन अब जाके समझ में आया कि जाके ये वही आदमी है। इनको कहाँ बैठा के घुमा रहे हो? ठीक ठाक कमा लेते हो, बढ़िया गुजारा हो रहा है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं। पढ़ाई पुढ़ाई का क्या हाल है? गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल है ये। यहाँ से GHM कर रहे हो, बाहर जॉब कर रहे हैं सुपरवाइजर। बहुत बढ़िया। तो इनका फेसबुक चैनल है, कोई 1 लाख समथिंग सब्सक्राइबर। इस वजह से लाओ हम ही बात कर लेते हैं। बेटा मैं यहाँ नेकी राम गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर था, फिर बतौर प्रिंसिपल रहा 3 साल, और अब रिटायर हो गया हूँ। मुझे युवाओं की तकलीफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब केमिस्ट्री के बच्चे हैं सारे, नेट की तैयारी कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि कितने सारे लेक्चरर हरियाणा सरकार लगा रही है, जो वैकेंसी ही नहीं निकल रही, जब अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे हैं, तो हम इतनी मेहनत करके कल को फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो मैं जानना चाहता था इनसे कि भाई आप क्या इस बारे में कभी सोचते नहीं? आपने क्या कर रखा है? किस सब्जेक्ट की? ज्योग्राफी MSc। तो डू यू नो कि ज्योग्राफी में पिछले 2-3 साल में कितनी डिपार्टमेंट में केवल एक ही परमानेंट टीचर। बताओ कितनी दुख की बात है। परेशानी के आने वाले टाइम में सर हमारा अभी तो परेशान होने का टाइम आएगा आगे सर आगे। अभी हाँ। अभी हो रहा है, अभी क्योंकि अभी कोई तो परमानेंट है ही नहीं कोई इधर। बेटे दिमाग जब भी काम करना शुरू होगा तकलीफ वहीं से शुरू हो जाती है। मूर्ख आदमी कभी भी तकलीफ में नहीं होता, जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उतना ही उसको तकलीफ ज़्यादा सर होती है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए युवाओं के लिए। आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि आपकी आपकी जो मनोस्थिति है, जो आप सोचते हैं वो सबको पता लगना चाहिए। सर इन्हें फ्यूचर में कुछ है ही नहीं सर हमारे को। जब कुछ फ्यूचर में नहीं दिखाई देगा तो हम पढ़ेंगे क्यों? पढ़ने का मतलब तो यही है ना भाई, हमारे में जागृति आए, हम अपने बारे में सोचें। आप क्या कर रहे हैं? ज्योग्राफी कर, ज्योग्राफी क्यों कर रहे हो? और कुछ क्यों नहीं किया? दूसरा सब्जेक्ट क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में फ्री के नंबर लग जाते हैं? नहीं इधर तो सर बिल्कुल मेहनत करते हो? बहुत वेरी गुड बहुत वेरी गुड वेरी गुड। ये बात जिसकी समझ में आ रही है उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप GK की तैयारी करने में आसानी रहेगी। कोई सिविल सर्विस क्या करते हैं पापा? पापा फार्मर है, वाह वेरी गुड। क्या क्या अपेक्षाएं हैं उनकी आपसे?
आपको लगता है कि उनकी अपेक्षाएं आप पूरी कर पाओगे? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। मेरे फादर भी एक सिंपल से टीचर थे और आपको जान के ताज्जुब होगा, हमने यूनिवर्सिटी टॉप की थी और 1980 में एमएससी पास आउट हुए थे। उस टाइम हमारे पास 3 जॉब थी। अभी विद्यार्थी लोग कह रहे थे कि सर अल्टरनेट होना चाहिए, आपके पास क्या अल्टरनेट था? मैंने कहा बेटा मेरे पास तो जॉब ही 3 थी। और आज के दिन आप बेशक ज्योग्राफी एमएससी कीजिए, लेकिन अगर ज्योग्राफी के लेक्चरर नहीं बन सके तो क्या करोगे? ये बात हमें शुरू से सोचनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो उस टाइम हमें इतना ज़्यादा शौक लगे, घर वाले शादी के लिए जोर लगाएंगे, आपको अंदर से लगेगा यार मैंने इतनी मेहनत की मुझे कुछ मिला नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन एकदम से हावी हो जाएगी। इसकी तैयारी हमें कब करनी पड़ेगी? आज से ही करनी पड़ेगी। चाहे आप सिविल सर्विसेज की करिए, चाहे क्लरिकल की, सीजीएल की, जो भी आप सोचते हैं जिसमें आप कर सकते हैं। कोई ऐसा भी सोच सकते हो नौकरी के अलावा कुछ सोच सकते हो? ये कितनी बेकार सोच है हमारी। क्या हम नौकर बनना चाहते थे? तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मेरे पास फ़ोन किया कि सर मैं ग्रुप डी में ज्वाइन कर रखा है और मैं फलाने फलाने शहर में काम करती हूँ और बस में बैठ कर आती हूँ। तो जब मैं बस में बैठती हूँ तो मेरे मन में विचार पैदा होता है, क्या मैंने बायो साइंस की एमएससी लोगों के कप धोने के लिए की थी? अब मैं जाके दफ्तर में जितने भी कलर था उन सब के कप धोऊंगी चाय के। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे कप धोने पड़े। तो ऐसी स्थिति आए उससे पहले हमें सोचना चाहिए, और जो लोग सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैं तो भाई आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, बढ़िया सी प्रोफेसर बनो और क्लास में जाके अच्छी अच्छी बातें बताओ। यही चीज़ तो हमारे बच्चे नहीं सोचते कि हम अपना अरे खुद का करें। आपको पता नहीं है हमारे बच्चे क्या क्या सोचते हैं। त्रासदी ये है कि हम बच्चों को बच्चा ही माने रहते हैं। टाइम भी तो सर कम होता है ना, फैमिली इतना हाँ, टाइम नहीं दे पाते सर, बहुत प्रेशर सारे। बहुत होता है मैंने सर। लड़कियों से पूछा बेटा सबसे बड़ी समस्या आजकल लड़कियों की क्या है? लड़कियों में जो छात्राएं एमए एमएससी करते हैं, बता सकते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? फिर शादी कर देते बस हैं। शादी हाँ, कर देते, शादी कर यही मेरे को उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को ये समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि शादी अभी ना की जाए, मुझे कुछ बनने दिया जाए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना दिया जाए। अगर हम ऐसा कर सकें तो कल को लाइफ हमारी सेफ होगी। और पहले ही शादी कर दी, हमारे पैरों में खुद दम नहीं होगा, अपनी कोई इनकम नहीं होगी, अगला खुद ही फ्रस्ट्रेटेड यूथ को ही मिलेगा तो घर में झगड़ा होगा, फिर हम पछताएंगे। और पेरेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, वो अपनी इज्जत को लिए बैठे हैं कि तू इतने साल की हो गई, तू इतने साल की हो गई। अरे भाई अपने बच्चे का अगर भला चाहते हो तो उसको इस लायक बनाओ ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना गुजर बसर करे। वो उस जमाना गया हम लोगों जैसा, अब तो लेटेस्ट जमाना आया हुआ है ना, टीचर बन गए तो सर इसमें तो सर आपको बोलना चाहिए कि फैमिली की सर सोच कैसी बदली जाए सर। सोच बदलेगी। आप कैसे लोग बोलो, बदलेगी? अरे क्योंकि सर बोलते नहीं। देखिए, सर में बदलेगी तो तब ना सर कि हमारे जैसे ही युवाओं को अगर जल्दी से जल्दी अगर अड़ोस पड़ोस में किसी गवर्नमेंट सर्विस या कोई अच्छे ऊंचे पदवी पे जाए सर, तो फैमिली को थोड़ा पता लगे कि हाँ भाई फलाने फलाने की बेटी भाई प्रोफेसर बन रही है तो तुम भी बन सकते हो, वो हमें टाइम दे। सर अब ऐसा हो ही नहीं रहा है। समय के साथ होगा और इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप अपनी बात को कहना सीखो। कितना ही दिमाग है, कितनी एनर्जी है, कितना ही सोच है आपकी, बताते नहीं हम किसी को। आप अपने पेरेंट्स के साथ कितना इंटरेक्ट करते हो? पापा से कब आपने लास्ट टाइम 10 मिनट बैठ के बात की थी? नहीं की ना? नहीं किया फिर और की थी तब भी क्या, पापा ये खा लो, पापा वो खा लो, कब आए थे, कब गए थे? कभी बताया आपको कि मैं ये बनना चाहती हूँ और आप मेरे को ये करने दो नहीं तो मैं ये कर दूंगी, या मेरे मम्मी के साथ आपने ये किया, क्या मैं भी ऐसी ही बन जाऊँ? नहीं ऐसा ऐसी मैं कोई बहुत धड़प होती, मेरे पापा तो जब तक दिल करे इतना पढ़ो। हाँ, ये तो सब कहते हैं दिल करे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तू सब कुछ कर चुकी होगी। करोगे ना तुम, हाँ, तब पता लगेगा। किसी अपनी दीदी से पूछना जो 26 में जाती है तो सारे रिश्तेदार ओए बेटी नहीं भाई कब करोगे केटो वो हो, मतलब ऐसा जीना आराम कर देते हैं। आदमी को ये फील आती है यार मैं सिर्फ इसलिए पैदा हुई थी। तो अपने मम्मी पापा के साथ आप शेयरिंग कीजिए। पढ़ने के लिए पैसा देने के लिए कभी भी मना नहीं करता कोई भी पेरेंट्स, पर उनकी अपनी कंपल्सन है, सोसाइटी बसने नहीं देती उनको। मेन प्रॉब्लम तो सर ये होती है अरे तो फिर सोसाइटी के लिए थोड़ा पैदा हो रहे हैं हम, तो सर फैमिली को ये बात समझ नहीं आती ये ना समझाओ कि ना, भाई, कौन सर, समझाएगा? अब पता है सर, अब एक लोग अगर पूरे सराउंडिंग में जब 10 लोग बोलते तो उनको उनकी बात सही लगती है सर। जैसे हमारे रिश्तेदार, सबसे पहले तो रिश्तेदार ही होते हैं, रिश्तेदार उनको यही भड़काएंगे, यही फोर्स करेंगे कि कर दो शादी। और तो और कितना आप पढ़ेगी, अब तो आपको हो ये गया, भी अगला ही पता कोई होगा पढ़ा देगा। उन रिश्तेदारों में एक भी ऐसा नहीं जिसे आप समझदार मानने को तैयार हो, बिल्कुल कोई नहीं है। और फिर भी वो सलाह देते हैं। तो उनसे आप बात करना शुरू करो ना कि जैसा आप भुगत रहे थे क्या हम भी वैसे ही भुगते हैं? इतना पैसा लगाया, आता है समझ में, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने मम्मी पापा को ही नहीं समझा सकते तो दुनिया में कैसे बसोगे? तो पेरेंट्स के साथ आप शेयर करना शुरू करो, फादर के साथ नहीं तो मदर के साथ करो। कहने को तो पापा की परियां कहते हैं, पर परी बोलने की जब जो पता लगेगा पापा को, परियां पापा को नहीं बताती। नहीं बताती। और जब तक हम बताएंगे नहीं ना, हमारे हरियाणा के जो परिप्रेक्ष्य में ना सबसे बड़ी गलत बात क्या है कि हम अपना जनरेशन गैप बिल्कुल भी कम नहीं करते, हाँ सर, ये तो सर। इज्जत के साथ जोड़ दिया।
कि भाई मेरा पापा, मैं तो उसको ये नहीं कहूँगी, मेरी मम्मी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। एक भी चीज़ शेयर नहीं करते। जो 2 धेले की लड़की है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता जाता, उसकी तो गर्ल वो बेस्ट फ्रेंड बना रखी है, उसको तो सब कुछ बता रहे हैं हम। और जिसने हमारे लिए सब कुछ किया उसके साथ हम शेयर नहीं करते। कितनी त्रासदी की बात है। हम दूसरों के बच्चों को इतना लाड प्यार दिखाते, अपनी बेटी बेटे से पूछते नहीं, तो कितनी बड़ी गलत बात है ये, और चली आ रही है। और इसको आप थोड़ा सा आप उधर जाके देखो, साउथ इंडिया में जाके देखो, दे आर मच बेटर देन अस। हमारी जो पीढ़ी थी ना, मेरे फादर ने कभी मेरे को बेटा नहीं कहा, कभी गोद में लेके लाड नहीं लगाया, और हम उसका रेस्पेक्ट करते थे। नुकसान किसको हुआ? हमारी पीढ़ी को। तो अपने आप को एक्सपोज करना सीखो, माँ बाप से बात करो, उनको बताओ हम क्या चाहते हैं। कभी उनके आंख में झांक के देखो कि हमारी बेटी पता नहीं क्या बनना चाहती है। अभी पीछे मैं फ़ोटो देख रहा था कि ये लड़की का सिलेक्शन हुआ, उसके माँ बाप मजदूर हैं और उसने ला के अपनी कुर्सी पे बैठा रखा हो, डिप्टी कमिश्नर का नीचे सिंबल लगा हुआ पीछे। कितना प्राउड फील होता है। कोई भी इस तरह की मोटिवेटिंग चीज़ हो, अपने मम्मी पापा को दिखाओ, और उनको एक बार झूठा ही कह दोगे मैं दिखाऊंगी इस कुर्सी पे बैठ के आपको, देखो कितना प्राउड फील करते हो, अच्छा लगता है। ओके हुए हैं सर। मैं तो भैया आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। आपने इतनी बात की हमारे से, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू लॉट। मैं काफी देर से